देखो, मध्य प्रदेश के इतिहास को प्रारंभ किया अपन ने। इतिहास में मध्य प्रदेश का इतिहास हम पढ़ रहे थे, तो हमने भारत के इतिहास को समझने का प्रयास किया था और बताया था कि इतिहास को हमने तीन टुकड़ों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। और प्राचीन इतिहास, जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है, उसे सबसे पहले कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोहयुगीन सभ्यता। तो पाषाण काल हमने कंप्लीट कर लिया था, और पाषाण काल हो गया था हमारा। हम बात करेंगे आज ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से होती है? वैदिक सभ्यता, क्या भारत में ही मान लो आप। तो मैंने बताया था आपको, वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है, सभ्यता, वैदिक काल, यानी कि वह समय जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। वेदों से मिलती है। और वेद कितने हैं? चार हैं। कौन कौन से वेद हैं? सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा हमारा सामवेद, सामवेद, और तीसरा यजुर्वेद। और चौथा हमारा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये चार हमारे वेद हैं। अब देखो, आपको बताया था पूरा जितना भी वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है, उनको हम दो टुकड़ों में बांटते हैं। पूरे वैदिक साहित्य को, वैदिक साहित्य की बात कर रहा हूं मैं, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, जितनी भी किताबें हैं वेदों के समय की, उन्हें दो टुकड़ों में बांटते हैं हम। एक कहलाता है श्रुति। क्या कहलाता है? श्रुति। और दूसरा कहलाता है स्मृति, है ना? श्रुति स्मृति, ध्यान सुन लेना। श्रुति स्मृति मतलब क्या होता है कि जितनी भी वेद उस समय की किताबें हैं, साहित्य है, उसे अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं: श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब वे पुस्तकें जिनमें मनुष्य का कोई इंटरफेयर नहीं है, जो ईश्वरी द्वारा प्राप्त ज्ञान है, और जिसको मनुष्य ने पीढ़ी दर पीढ़ी श्रवण परंपरा, सुन, गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने उसके शिष्य को सुनाया, उस प्रकार से चली आई है। इसको इंसान ने नहीं लिखा, ईश्वरीय ज्ञान है ये। उन्हें कहते हैं श्रुति। और श्रुति में आते हैं हमारे, श्रुति में जो हमारे आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? देखो, वो एक तो आता है हमारा वेद आते हैं चारों, दूसरा वेदों से संबंध उपवेद भी आते हैं, और उसके अलावा उपनिषद आते हैं, उपनिषद, और ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं हमारे शठ दर्शन। क्या आते हैं? शठ दर्शन भी आते हैं, या हम इसमें कह सकते हैं वेदांग भी आते हैं। वेदांग, वेद, उपनिषद, उपवेद, ब्राह्मण्य, आरण्यक ग्रंथ भी इसमें आते हैं। आरण्यक, तो ये सभी, है ना, वेद, उपवेद, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, षटदर्शन और वेदांग, ये सब काय में आते हैं? श्रुति में आते हैं, है ना? ये इतिहास में सब पढ़ाया है मैंने आपको। स्मृति में हमारे जो आते हैं वो आते हैं पुराण। स्मृति में आते हैं हमारे क्या क्या आते हैं? पुराण आते हैं। पुराण, जिनकी संख्या 18 है ना? और स्मृतियाँ आती हैं, स्मृति 22 हैं। इसके अलावा रामायण आती है, रामायण या महाभारत, ये सभी जो काय में आते हैं हमारे, ये आते हैं स्मृति में। स्मृति का मतलब है इन सबको लिखा है किसने? मनुष्य, मनुष्य ने लिखा है। अब आप एक बात समझिए कि वैदिक सभ्यता मतलब क्या है, कि जिनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। अच्छा, ये वैदिक सभ्यता जो थी, मैं अगर तुमसे कहूँ कि साहब इस तरीके से हम अपना एक लघु भारत बना लें यहाँ पर, और भारत बना के मैं आपको ये
ज्यादा ही बुरो बन गो कुछ। तो भारत में क्या हुआ है कि भाई सबसे पहले जो यहाँ से इस इलाके से कोई लोग आए थे, इन्हें क्या कहते थे अपन, आर्य कहते थे। मध्य एशिया से आए थे आर्य, और आर्य इस इलाके में आकर के बस गए थे। ये इलाका जो है हमारा, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। सिंधु में रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब ऐसी अनेक नदियां मिलती हैं यहाँ के। तो इस पूरे इलाके को कहते हैं सात नदियां, जैसे काबुल, गंधार, सात नदियां टोटल, ये सात नदियों का क्षेत्र, इसलिए इसे कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश। इसमें आर्य लोग आके बसे थे। अब चूंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कहाँ है? बीच में है। ठीक है, इस इलाके में मध्य प्रदेश है। तो हमें जो आर्यों का आगमन होता है, आर्य भारत में जब लोग आते हैं, तो ये आर्यों का आगमन भारत में 1500 ईसा पूर्व में होता है। 1500 ईसा पूर्व में। और वो आके इस इलाके में बसते हैं। ये पशु वगैरह चराने के लिए भारत में आए थे, पशु चारक के रूप में। इनके 5 कबीले आए थे। 5 कबीलों को कहते थे जन। 5 जन आए थे। ठीक है। और 1500 ईसा पूर्व से ये पूरी जो आर्य लोग रहे, ये 500 ईसा पूर्व तक इनकी सभ्यता विकसित होती रही। इस पूरी सभ्यता को ही हमने नाम क्या दिया है? वैदिक सभ्यता। क्योंकि इसकी जानकारी कैसे मिलती है हमको? वेदों से मिलती है। इस पूरे कालखंड को हमने दो टुकड़ों में बांट लिया। हमने दो टुकड़ों में बांटा। पहली जो थी वो थी ऋग वैदिक काल। पहली सभ्यता को नाम दिया ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल। क्या नाम दिया? ऋग वैदिक काल। और दूसरी जो सभ्यता थी वो थी उत्तर वैदिक काल। क्या थी? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल मतलब शुरू के 1500 से लेकर 1000 तक। शुरू के जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था, वो कौन सा था? ऋग्वैदिक काल था। और जो 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का काल था, वो था उत्तर वैदिक काल। ये समय पहले है, ये समय बाद में। समझिए कि आर्य यहाँ से आए, इस इलाके में बसे आके, वो लगभग 500 साल, मतलब 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक वो इस सप्त सैंधव प्रदेश में रहे। शुरू में जब ये ऋग्वैदिक काल था, जब ये समय था, जब लोग यहाँ बसे थे, तो छोटे छोटे कबीले थे। इन कबीलों को जन कहा जाता था। कबीलों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता। बाद में धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी, समय बीतता गया, ऋग्वैदिक काल के बाद में जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, तो ये आर्य लोग आगे की ओर बढ़ना शुरू हुए। और वो अब सप्त सैंधव प्रदेश से इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, इस इलाके में फैलने लगे। इसे कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। काय का दोआब है? ये गंगा यमुना का। गंगा यमुना का दोआब। आब मतलब होती है नदियाँ। आप का मतलब क्या होता है? नदियाँ। दो आब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे ये पंजाब है ना, 5 नदियों का क्षेत्र, ऐसे ये दो आब है, 2 नदियों का क्षेत्र। तो यहाँ पर आए। उत्तर वैदिक काल आते आते वो जन बड़े होकर क्या बन गए थे? जनपद। क्या बन गए थे? जनपद। कबीले ने अपने आसपास के जन को जीत लिए और बन गए जनपद। और 500 ईसा पूर्व बाद यही जनपद क्या बनेंगे? महाजनपद। महाजनपद। ये महाजनपद जो हैं ये बड़े बड़े होते हैं। ये कितने हैं? 16। ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात थी। ये 1000 से 500 ईसा पूर्व की बात थी। और ये 500 ईसा पूर्व के बाद, 500 ईसा पूर्व के बाद, ये 16 महाजनपद। इस तरीके से हमारा प्राचीन इतिहास आगे चलता है। अब इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, तो ऋग्वैदिक काल में मध्य प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग अभी यही हैं। उत्तर वैदिक काल में भी मध्य प्रदेश का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी
उत्तर प्रदेश बिहार तक ही फैले हैं आर्य लोग। आर्यों की सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहती है। वैदिक इसलिए कहते हैं, जानकारी कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। और वैदिक साहित्य जो पुस्तकें हैं उनको हमने पढ़ा है, इसलिए इसे पूरे काल को क्या नाम दिया है, ऐतिहासिक काल। क्या नाम दिया है, ऐतिहासिक काल। अब इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन किसी भी वेद में हमें मध्य प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ना ही इन जो है ग्रंथों में मिलता। मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलना शुरू होता है पुराणों से। कैसे, पुराणों से, बाद के कालखंड में। यानी कि ये जो, जब ये जनपद, ये जन से जनपद बने थे, तब फिर इसके बाद में ही लोग इस तरफ आना शुरू हुए। ठीक है, तो कुछ जनपदों की जानकारी मध्य प्रदेश की यहाँ से मिलती है। बत्स, चेरी, अवंती, ये जनपद हमें बाद में यहाँ दिखाई देते हैं। और इन्हीं जनपदों में से फिर 16 महाजनपद बने। जब ये जनपद ही आपस में लड़ लड़ के अपना आकार बड़ा करने लगे, तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से मिलती है। उनमें हमें मालूम चलता है कि उन 16 में से एक बड़ा जनपद अवंतिका मतलब उज्जैन, और दूसरा चेदी जो खजुराहो वाला इलाका है, और एक और ग्वालियर वाला इलाका वत्स। जो हालांकि चेदी और वत्स तो उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे ज्यादातर, हमारे मध्य प्रदेश में एक ही मुख्य रूप से फैला हुआ था, वो कौन सा था, उज्जैन। ये तो जनपद, ये महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों में से इनके तीनों के नाम है, चेदी, वत्स, अवंतिका। ये 16 महाजनपद हैं। लेकिन अगर जनपद का, जनपद तो बहुत सारे थे, तो मध्य प्रदेश में फिर बहुत सारे जनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर समझ गए पूरी कहानी कि मध्य प्रदेश की जानकारी हमें पुराणों से आना शुरू होती है। और ये पूरा काल जो सिस्टम समझाया मैंने आपको, ये पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास सिस्टम है, इसमें नया कुछ नहीं है। जिनने इतिहास पढ़ा उन्हें पूरा याद आ गया होगा, और नहीं पढ़ा है तो भैया आप समझ लो। अब देखो आगे, हमने देख लिया था मध्य प्रदेश में वैदिक, यहाँ से मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल की बात करें तो मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक काल लौह युग से आरंभ होता है। अब लौह युग से आरंभ होता है तो लौह युग मतलब 1000 ईसा पूर्व। ये याद रख लेना आप, क्योंकि लोहे की खोज किस काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। लोहे को क्या क्या कहा जाता था, कृष्ण अयस। क्या कहा था, कृष्ण अयस। ठीक है, जो 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अब वैदिक युग, जब वैदिक युग मतलब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, तो क्या कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद में नहीं है। हम समझ गए क्यों नहीं है, क्योंकि ये शुरू में आर्य लोग आए थे तो वे सप्त सिंध प्रदेश में बसे थे आके, इसलिए उनका उल्लेख नहीं मिलता। मध्य प्रदेश का विवरण उत्तर वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ तथा आरण्यकों में से थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर जो विवरण हमको मिलता है वो पौराणिक ग्रंथों से मिलता है। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल ये 15,000 नहीं 1500 है। कितना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आर्य संस्कृति उत्तर तक सीमित थी। समझ में आ गई, उत्तर तक सीमित थी। और उत्तर वैदिक के 1000 से 600 या 500 ईसा पूर्व के समय में इसने विंध्याचल को पार मध्य प्रदेश में कदम रखा। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। ऐत्रेय ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख मिलता है, निषाद, भगवान राम आए थे ना जब अयोध्या से, तो निषाद राजा ने उनके पैर धुले थे। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ये रामायण से बहुत पहले की बात है। ऐत्रेय ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें एक ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें जिस निषाद जाति का उल्लेख मिलता है वह मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। कौस्तिकीय उपनिषद में विंध्य पर्वत का अप्रत्यक्ष वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में रेबोत्रम, रेबोत्रम मतलब रेवा के उत्तर में, रेवा किसे कहते हैं, नर्मदा नदी। तो रेवोत्रम, रेवोत्रम मतलब रेवा के उत्तर में की चर्चा है, जिसका इतिहास, जिसे इतिहासकार बेबर ने, कोई अंग्रेजी इतिहासकार है, बेबर ने रेवा नदी के उत्तर का क्षेत्र माना है। तो रेवा नदी के उत्तर क्षेत्र मतलब क्या है, हमारा मध्य प्रदेश। ये देखिए, अगर पौराणिक राजवंश की बात करें, पुराण जो कितने हुए हैं, 18 पुराण हमारे हुए हैं। विष्णु पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, शिव महापुराण, ऐसे 18 पुराण हैं।
उन पुराणों में हम देखते हैं तो उन पुराणों में जैसे कि जो महाराज मनु थे, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु का वंश कहाँ था? अयोध्या में था। भगवान राम किस वंश में पैदा हुए थे? इक्ष्वाकु वंश में। हालांकि इक्ष्वाकु वंश में ही राजा रघु पैदा हुए हैं, इसलिए उस वंश का नाम बाद में क्या पड़ गया? रघुवंश पड़ गया। ठीक है। महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने इक्ष्वाकु वंश के शासन की स्थापना की थी, और इसी इक्ष्वाकु वंश में रघु, दशरथ, अज, दिलीप, और बाद में यही इक्ष्वाकु वंश रघुवंश के नाम से जाना गया। और उसी रघुवंश में एक राजा होते हैं, जिनका नाम था मांधाता। क्या नाम था? मांधाता। मांधाता इस वंश के चक्रवर्ती सम्राट थे। अब मांधाता के पुत्र थे, मांधाता का जो विवाह हुआ था, तो वो एक यदुवंशी राजकुमारी वंशमुदी से हुआ था, और उनके 5 पुत्र थे। उनमें से मांधाता के एक जो छोटे पुत्र थे, उनका नाम था पुरुकुत्स। क्या नाम था? पुरुकुत्स। अब कहानी इस प्रकार है, हुआ क्या था कि ये मांधाता राजा कहाँ के हैं? अयोध्या के हैं। उनके बेटे का नाम पुरुकुत्स है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में उस समय नाग वंश का राजा राज्य हुआ करता था। किस वंश का? नाग वंश का। नाग वंश था। नाग वंश का शासन हुआ करता था। अच्छा, नागों की और हमने कहा गंधर्वों की क्या हो गई थी? गंधर्वों का हो गया था युद्ध। नागों और गंधर्वों का युद्ध हुआ। तो इन नागों ने मानधाता से प्रार्थना की कि आप हमारी रक्षा करें। तो मानधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को भेजा था नागों की मदद के लिए मध्य प्रदेश में, और नाग राजाओं की मदद की पुरुकुत्स ने, और गंधर्वों को पराजित किया। इसी से नाग राजाओं ने प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री, जिसका नाम था रेवा, का विवाह किससे किया था? पुरुकुत्स से कर दिया। बात सही में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, सबसे पहले वर्णन ये मिलता है कि मध्य प्रदेश का पहली बार वर्णन मिलता है जब उसमें ये मिलता है कि महर्षि अगस्त ऋषि जो हमारे थे, अगस्त के नेतृत्व में राजा यदु ने आके इस क्षेत्र में यदुवंश की स्थापना की। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ऋषि अगस्त के नेतृत्व में यदु नाम के राजा ने आके मध्य प्रदेश में यदुवंश की स्थापना की। अब ये क्या हुआ? देखिए कि जैसे कि भारत में 2 वंश मुख्य माने जाते हैं प्राचीन, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश। सूर्यवंश ये महाराज इक्ष्वाकु वगैरह, रघुवंश, ये सब सूर्यवंश से चलता है। चंद्रवंश से चलता है। चंद्रवंश में ही बाद में यदुवंश पैदा हुआ है। चंद्रवंश में एक राजा हुआ करते जिनका नाम था ययाति। ययाति नाम के राजा थे। ययाति राजा के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था यदु। यदु और जो ययाति का विवाह हुआ था वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री, जिसका नाम था देवयानी, उसके साथ हुआ था। और देवयानी के साथ हुआ था, और उनका जो दूसरा विवाह हुआ था वो हुआ था शर्मिष्ठा के साथ। शर्मिष्ठा जो थी वो दैत्य राजा की पुत्री थी। कहानी ऐसी थी कि एक बार ययाति गुजर रहे थे, और दैत्य गुरु देवयानी और दैत्य के राजा की पुत्री शर्मिष्ठा दोनों किसी तालाब में या कुआं में स्नान कर रही थी। तो जब ययाति वहां से गुजरे तब वो बारी बारी से स्नान कर रही थी दोनों। तो वो एक कुआं में नहाती थी, तब तक दूसरी ऊपर बैठती थी, क्योंकि रस्सी से उसको ऊपर खींचना होता था, है ना। तो पहले तू नहा ले फिर मैं नहा लूंगी। जब वो गुजरा ययाति, तो जो देवयानी उस समय, जो शर्मिष्ठा ऊपर थी, वो देवयानी कुआं के अंदर थी। शर्मिष्ठा ययाति को देखती हैं और ययाति की सुंदरता पे मोहित हो जाती हैं। वो इस बात को भूल जाती हैं कि मेरी सहेली कुआं में नहा रही है, मुझे उसे ऊपर खींचना भी है। वो उससे उनकी यादों में या उनसे बातचीत करने में खो जाती हैं। वो नीचे चिल्लाती रहती है। और जैसे वैसे जब वो बाहर निकल के आती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि तू मतलब इतना भूल गई इसके चक्कर में कि मैं भी कुआं में नहा रही थी। और वो अपने गुस्सा में जाके अपने
पिता के पास जाती है और पिता से के पास रोने लगती है जाके ययाति, वो देवयानी, कि ये देखो ये इसने मेरा अपमान कर दिया और ये मैं कुएं में मुझे मरने छोड़े आई। वो बहुत गुस्सा होती है। देव तो जो शुक्राचार्य जी कहते हैं तू क्या चाहती है, तो उन्होंने कहा साहब मैं चाहती हूँ कि उसके चक्कर में इसने मुझे मरते हुए छोड़ा, उससे मेरी शादी करवाओ और इसको मेरी दासी बना के भेजो। तो उन्होंने अपने दैत्य राज्य को बुलाया, उससे कहा कि तू तेरी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया है, क्योंकि मैं तेरा गुरु हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मैं तुझे श्राप दे दूंगा, नहीं ये मेरी बात मान। तुरंत उसने जैसा दैत्य गुरु ने कहा वैसा कर दिया, देवयानी के का विवाह कर दिया ययाति से, और शर्मिष्ठा को साथ में दासी बना के भेज दिया। पर चूंकि जो अब वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत बड़े ऋषि थे, तो उनकी बात को मानना ही पड़ता, ययाति ने भी माना। पर परिणाम ये हो गया कि ययाति का जो प्रेम था वो तो शर्मिष्ठा के साथ हो गया था। अब शादी हो गई देवयानी से, तो देवयानी से दो पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र थे यदु, और उनसे छोटे पुत्र और थे एक और कुरु। लेकिन जो शर्मिष्ठा थी उनसे उनके प्रेम संपर्क थे, तो गुपचुप उनसे ही मिलते रहते थे। उनके भी तीन पुत्र हुए, है ना। सबसे छोटे पुत्र थे वो कुरु थे, पुरकुत सुकुरु इत्यादि। जो पांच पुत्र थे यदु तुर्वसु कुरु, ऐसे दो देवयानी से और तीन शर्मिष्ठा से। लेकिन जब ये बाल मालूम चली देवयानी को कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो जो उसके साथ आई थी दासी ये उसी से प्रेम प्रसंग चला रहा है, तो वो गुस्सा में मायके चली गई और दैत्य गुरु से कहती है जाके कि इसने तो बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ, और ये शर्मिष्ठा को मैं ले गए दासी बनाने, वो असली मायने में सही रानी तो वही उसके, वो तो उसी जाना चाहता है। तो देव गुरु को गुस्सा आती है, दैत्य गुरु को, शुक्राचार्य को, वो श्राप दे देते हैं ययाति को कि तुझे बहुत काम वासना भरी पड़ी हुई है तुझ में, तुझे बहुत यौवन फूट रहा है, जा तेरा तुझे अभी के अभी वृद्धावस्था प्राप्त हो जाए, तू ये सारे काम वासनाओं को भूल जाए। कुछ क्षण बाद जब क्रोध शांत होता है, ययाति अनुनय विनय करते हैं। देवयानी को भी समझ में आती है कि आखिर हैं तो मेरे पति, इनको समय से पहले बूढ़ा कर दिया। तो वो दोनों जब अनुनय विनय करते हैं, तो दैत्य गुरु उनसे ये कहते हैं देखो भाई की जो शराब लग गई वो तो लगी गई, अब वो तो पूरी होगी होगी, पर इसका एक हम हल निकाल सकते हैं। वो हल ये है कि अगर तुम्हारे वृद्धावस्था को कोई व्यक्ति अपनी जवानी से अपनी मर्जी से बदल ले, तो इतना तुम कर सकते हो, बस इतना है। मतलब तुम किसी को अपनी वृद्धावस्था दे दो, वो खुद की मर्जी से तुम्हें अपनी जवानी दे दे, तो एक्सचेंज आपस में कर सकते हो, और कोई अब इसका कोई सोल्यूशन है नहीं है। वो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे याति, उन्होंने पूरे साम्राज्य में आके ये घोषणा की कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति है, मैं उसे संपत्ति दे दूंगा, आधा राज्य दान दे दूंगा, धन संपदा से परिपूर्ण कर दूंगा, जो अपनी जवानी मुझे दे दे, वो मेरा बुढ़ापा ले ले। और आदमी ऐसे, जब ऐसे बुढ़ापे को क्या करे वो, ऐसे राज्य को क्या करे वो, कोई नहीं बदलता। उसने सेना से कहा, सेनापतियों से कहा, जब कोई नहीं सुना, अपने पुत्रों से कहा। सबसे बड़े पुत्र के पास पहुंचे, यदु के पास पहुंचे, तो यदु से कहा कि तुम मेरे राज्य के उत्तराधिकारी हो, मेरे बाद पूरा राज्य तुम्हारा ही होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़े बेटे तुम ही हो, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा जो बुढ़ापा तुम ले लो। तो उसने कहा कि पिता आपकी दिया द्वारा दिया गया शरीर, मैं आपका पुत्र हूँ, आप पूरा अधिकार आपका है, आप चाहो तो ले लो, पर मैं इस बात से दुखी हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ा पाप लगेगा कि जवानी तो आखिर मेरी है ना, मेरी जवानी मेरे बाप के पास पहुंचेगी, और फिर उस ही जवानी से आप मेरी माताओं के साथ काम क्रीड़ा करोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे पाप लगेगा। जवानी तो मेरी है, भले आपके पास पहुंचेगी। इसलिए उसने मना कर दिया। फिर उससे मजले संजले सब बेटे उस पे किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था कुरु, उस कुरु ने अपने पिता की बात को मान लिया और अपनी जवानी अपने बेटे को, अपने पिता को दे दी और वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया। इस जब इस बात से बड़ा ही क्रोधित हुआ था ययाति, उन्होंने कहा सबसे बड़ा बेटा जो यदु था कि तुम मतलब मेरे पुत्र होके तुमने मेरी बात नहीं मानी। उन चारों पुत्रों को उसने देश निकाला दे दिया, और जो छोटा वाला पुत्र था उसको ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, कुरु को। तो ये यहीं से वर्णन मिलता है कि जब ये यदु को देश निकाला दिया गया, तो यदु अपने गुरु जो अगस्त्य थे उनके साथ उत्तर से दक्षिण की ओर आ गए और वो मध्य प्रदेश में आकर बसे। तो हमें ये पुराणों में उल्लेख मिलता है कि
यदु नामक एक कबीला ऋषि अगस्त के नेतृत्व में दंडकारण्य क्षेत्र में वर्तमान मध्य प्रदेश में आके बसा। बाद में वो जो कुरु थे वो दिल्ली या वो पूरा हमारा हरियाणा उत्तर प्रदेश के उस इलाके में रह गए, और उसी कुरु से चला कुरु वंश, जिसमें कौरव हुए, बाद में पांडव हुए। तो ये उसी से ये पूरे राजपूत शाखाएं निकली हैं। और ये जो कुरु यादु यदु यहाँ के बसे, यदु से जो संतान उत्पत्ति हुई उन्हीं से फिर यादव हुए, यादव वंश पैदा हुआ। यादवों में ही फिर बहुत सी शाखाएं हुई, जैसे कि ये है वंश हमारा महेशमती के पास, कलचुरी कलार, या फिर उन्हीं में पाल वंश, या अन्य जितनी भी समाज हमारे यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वो ज़्यादातर शाखाएं ये गुर्जर, पाल, यादव, ये सब राय, कलार, ये सब वहीं से निकल के आते हैं, ये उल्लेख मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मानधाता के पुत्र प्रकुत्स को गंधर्वों के विरुद्ध मध्य भारत के नाग राजाओं की सहायता हेतु भेजा गया था, और इसीलिए प्रकुत्स का विवाह नाग वंश ने अपनी पुत्री रेवा से कर दिया। मानधाता के वंशज, ये मानधाता के वंशज नहीं है यदु, ये गलत लिखा है यहाँ था, मानधाता नहीं, ययाति के वंशज, ययाति के वंशज, ये कौन है, ययाति, ययाति के वंशज यदु ने यादव वंश की स्थापना की, जिसके पौत्र मतलब नाती है ने है वंश की स्थापना की। और यही है वंश में एक राजा पैदा होता है, कीर्तिवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन जो पैदा होता है उसने महेशमती शहर की स्थापना की, जिसे हम वर्तमान में महेश्वर शब्द कहते हैं, जहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी किनारे खरगोन में। बाहुबली फिल्म में नाम सुना ना, महेशमती साम्राज्य, ये वही महेशमती साम्राज्य महेश्वर। अब महाकाव्य कहा जाता है, और महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक तो रामायण है, महाकाल क्या है रामायण है महाकाव्य, और दूसरा क्या है, महाभारत है। महाभारत, ये दोनों ही क्या है, महाकाव्य है। तो महाकाव्य काल में, रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य व महाकांतर घने वन क्षेत्र थे, क्योंकि भगवान राम ने जब उत्तर प्रदेश से जब उन्हें वन जाना था, वनवास हुआ 14 साल का, तो वो जब अयोध्या पार करके हमारे चित्रकूट में ही आए थे। ये चित्रकूट के बाद से पूरे दक्षिण की ओर हमारा ऊपर से सतना, चित्रकूट, देखो अयोध्या कहाँ है, ये अयोध्या है, उत्तर प्रदेश है ये अयोध्या, और अयोध्या से वो नीचे की ओर आए तो सबसे पहले काय में आए, मध्य प्रदेश में, ये सतना वगैरह यहाँ पर, यहीं पर चित्रकूट है। तो यहाँ से वो कायम पहुंचे छत्तीसगढ़, फिर इधर तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, रामेश्वर और श्रीलंका, यहाँ पहुंचे थे। ठीक है, इस तरीके से। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य वर्तमान छत्तीसगढ़ में बिताया गया था। इसी वन में लंका नरेश रावण ने सीता का अपहरण किया था। टॉस नदी, जो तमसा नदी है जिसे हम टॉस नदी कहते हैं, रामायण में तमसा घाट के किनारे स्थित वाल्मीकि आश्रम में निर्वासित सीता ने लवकुश नामक बच्चों को जन्म दिया था। हालांकि हमारी इधर कहानी तो और अलग है, करीला की कहानी है, पर ये टॉस नदी है जो तमसा नदी उधर ही है, तो वहाँ उसी किनारे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। और जब सीता जी को वहां से लंका से लौट करके जब राम भगवान ने धोबी की बातों में लग के गर्भावस्था में देश निकाला दिया था, तो वो वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रही थी। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने टॉस नदी या तमसा नदी किनारे ही की थी। ठीक है। बड़े होकर कुश ने दक्षिण, जो कुश थे, बड़े होकर दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ पर राज्य किया, जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शंभु घाटी ने विदिशा पर शासन किया। और इसी काल में सतपुड़ा विंध्याचल में निषाद जाति का राज्य था। रामायण काल में विंध्य सतपुड़ा के अलावा यमुना के दक्षिण भूभाग और गुर्जर प्रदेश के कई क्षेत्र दंडकरण में शामिल थे। दंडकारण्य मतलब एक बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक हुआ करते थे दंडकरण के। याद रखना, जब भगवान राम के पिता दशरथ अयोध्या के राजा थे, तब उनके ठीक समकालीन उसी समय मध्य प्रदेश क्षेत्र के राजा थे महाराज मधु। यदुवंशी राजा महाराज मधु किसके शासक थे? मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश शासक कौन थे? दशरथ। तो यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र शासक थे जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे।
महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के राजाओं ने भाग लिया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो मध्य प्रदेश के बहुत से राजाओं ने, कुछ ने कौरवों की तरफ से और कुछ ने पांडवों की तरफ से हिस्सा लिया था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के काल में कुछ समय यहाँ के जंगलों में व्यतीत किया था। आपको पता है कि पांडवों को 12 वर्ष का क्या था, वनवास, और 1 साल का क्या था, अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब है कि देखो 12 साल तुम जंगलों में रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 साल तुमको जंगलों में रहना है, पर छुप के रहना है। कौरव तुम्हें ढूंढेंगे, मिल मत जाना। अगर मिल गए ना तो फिर दोबारा 12 साल का वनवास हो जाएगा। तो ये इन्होंने यहीं बताया था, अज्ञातवास। उज्जैनी, उज्जैन का पुराना नाम है। महेशमती, महेश्वर का पुराना नाम है। कुंतलपुर, कौंडिया का पुराना नाम है। महाकाव्य के प्रमुख नगर थे। वत्स, ग्वालियर के आसपास। चेदी, खजुराहो, छतरपुर। कारुस, दसाण, विदिशा के आसपास चित्र कहते हैं। पांडवों की ओर से लड़े थे ये जो राज्य थे, वत्स, चेदी, कारुस, दसाण, ये किस तरफ से लड़े थे, ने पांडवों तथा महेशमती, अवंती, भोज, विदर्भ आदि ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। महेशमती, महेश्वर, अवंती, उज्जैन, भोज, विदर्भ आदि ने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें मध्य प्रदेश के राजा थे वत्स, चेदी, कारुस, दसाण, अवंती, भोज, विदर्भ, महेशमती, इन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। वत्स, चेदी, कारुस, दसाण ने पांडवों की तरफ से, महेशमती, अवंती, भोज, विदर्भ ने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। अब आ जाता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में अगर आपको अब इतिहास यहाँ से याद आएगा, महाजनपद काल में हमने कहा कि साहब बौद्ध ग्रंथ था एक जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में 16 बड़े महाजनपद थे। कितने थे, 16। तो बौद्ध व जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी। इनमें से चेदी, अवंती, चेदी मतलब मध्य प्रदेश का खजुराहो वाला हिस्सा, और अवंती मतलब उज्जैन। अच्छा, थोड़ी सी आंशिक रूप से, क्योंकि हमारा ग्वालियर वाला हिस्से में हमारा क्या पड़ता है, वत्स। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो चेदी का भी बहुत सा हिस्सा कायम पड़ता है यूपी में, और वत्स का भी कायम पड़ता है यूपी में, लेकिन पूरी फुल फ्रेश केवल कौन सी है, अवंती। अवंती, उज्जैन पूरा एमपी के मालवा में है। 16 थे, उनमें से ये 3 हमारे मध्य प्रदेश में पूर्ण या आंशिक आते थे, और पूर्ण केवल अवंती को ही कहा जाएगा। और अवंती अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन बन जाए और डिटेल में, तो फिर चेदी और अवंती तो स्पष्ट रूप से एमपी में आ जाते हैं, वत्स को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, लेकिन वत्स भी आप साथ साथ में याद रखें, समझ रहे हो। जो सबसे ज्यादा पूर्व पूर्व है, जो एमपी में ज्यादा यूपी में कम है, जो एमपी में कम है और यूपी में ज्यादा है। सही में आ रही क्या मेरी बात। तो ये आजकल की सीमा थोड़ी अलग है ना। मध्य प्रदेश में स्थित अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। मगध के बाद 16 में सबसे पावरफुल कौन था, मगध। कौन था, मगध। मगध कहाँ पर, बिहार में, है ना। लेकिन मगध के बाद यदि किसी के पास लोहा या पावर था तो वो कौन सा था, हमारा अवंतिका, उज्जैन था। बहुत लंबे समय तक चली। शिशुनाग वंश ने इस अवंतिका को जीत करके मगध में मिला लिया था। क्योंकि आपको पता है इस मगध साम्राज्य में सबसे पहला कौन सा वंश था, हर्यक वंश। उसके बाद क्या था, शिशुनाग वंश। क्या नाम था, शिशुनाग। इसके बाद में क्या था, हमारा नंद वंश। और फिर लास्ट में क्या आया था, मौर्य वंश। हमारी बात समझ में। तो हर्यक वंश के समय तो कोई दिक्कत नहीं, शिशुनाग वंश के समय हमारी अवंतिका को जीत करके कायम मिला लिया गया मगध में। ये 16 में से सबसे ज्यादा पावरफुल था वो कौन था, मगध। यह जनपद पश्चिम और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंतिका जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंतिका जिसकी राजधानी महेशमती थी, महेश्वर थी, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंतिका जिसकी राजधानी महेशमती थी। क्योंकि बहुत बड़ा राज्य था इसलिए 2 टुकड़ों में बटा गया था। उत्तरी अवंतिका राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंतिका राजधानी महेशमती। इन दोनों के बीच में नेत्रावती नहीं, बेत्रावती। बेत्रावती मतलब कौन सी, अपनी बेतवा नदी। कौन सी नदी है, बेतवा नदी।
नदी प्रवाहित हुआ करती थी। ठीक है। चंड प्रदोत अवंती महाजनपद शासक था, वह मगध के शासक बिंबिसार के समकालीन था। बिंबिसार किसका कौन? हर्यक वंश। पहला वंश कौन सा था? हर्यक। दूसरा शिशुनाग। शिशुनाग वंश के बाद तो अवंतिका को जीत ही लिया गया। तो जब चंड प्रदोत जो था वो अवंतिका का राजा था, बहुत पावरफुल था। ऐसे ही हर्यक वंश का कौन था? बिंबिसार। और जब ये बीमार हो गया था, कौन? चंड प्रदोत। चंड प्रदोत को पांडु रोग हो गया था, पीलिया हो गया था। तो बिंबिसार का ये मित्र था, इसने अपना राज वैद्य जिसका नाम था जीवक, जीवक को भेजा था चंड प्रदोत की सेवा के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? ये मैंने आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाया है। ये तो महाजनपदों की बात हो गई, लेकिन महाजनपदों से पहले क्या होते थे? जनपद होते थे। मध्य प्रदेश में महाजनपद तो भाई तीन ही पड़ते हैं, अवंतिका, चेदी, वत्स। मुख्य रूप पे तो अवंतिका ही है, चेदी फिर लास्ट में वत्स। लेकिन उससे पहले क्या होती थी? जनपद। तो जनपद मध्य प्रदेश में बहुत सारी थी। उन जनपदों की बात करें तो सही, अवंतिका भी पहले जनपद ही थी, वत्स भी था, चेदी भी था, ये तो थी। ये तो आपको पता है, अवंतिका मतलब उज्जैन, वत्स मतलब ग्वालियर, चेदी मतलब खजुराहो। लेकिन कुछ और जो आपको प्राचीन जनपदों के बारे में प्रश्न याद रखना है, जैसे कि अनूप जनपद थी, कहाँ में? निमाड़, खंडवा, निमाड़ वाले क्षेत्र में। खंडवा खरगोन का कहते हैं, निमाड़ कहते हैं। दसाण विदिशाओ कहते हैं। दसाण जनपद कहाँ पर थी? विदिशा में। तुंडीकेर दमोह में थी, वेरी मोस्ट है ये, वेरी मोस्ट। और नलपुर नरवर अपने शिवपुरी के पास में, राजा नल की नगरी, नल दमयंती की कहानियां सुनी होंगी, राजा नल। तो नलपुर जो है वो नरवर क्षेत्र है, वो कहाँ है? शिवपुरी में। तो आपको अवंतिका वत्स चेदी तो याद हो ही गया था। अनूप, दसाण, तुंडिके, नलपुर, ये और याद कर लेना, ये प्राचीन क्या है? जनपद है। अनूप निमाड़ क्षेत्र, दसाण विदिशा, तुंडिकेर दमोह और नलपुर नरवर शिवपुरी क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक। अब प्राचीन काल के प्रमुख राजवंशों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक एक बात ये तो आप याद रखना कि शिशुनाग वंश ने अवंतिका को जीतकर, शिशुनाग वंश ने अवंतिका को जीता था। अच्छा, प्राचीन काल में अब आपको पता है कि तो सबसे पहले वंश कौन सा था? मगध में हर्यक वंश था। हर्यक के बाद में शिशुनाग हुआ, और शिशुनाग वंश के बाद में जो हुआ वो हुआ हमारा कौन सा? नंद वंश। और नंद के बाद कौन आएंगे? मौर्य आएंगे। ये क्रम है, एक दो तीन चार। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म ने अपने साम्राज्य का विस्तार नीति के तहत चेदी महाजनपद को मगध में मिला लिया। तो भाई अवंतिका को किसने मिला लिया था? शिशुनाग ने। उसके बाद में कौन सा वंश आया? नंद वंश। तो नंद वंश ने किसको मिला लिया? चेदी को, मगध मिला लिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी से नंद वंश की संबंधित कई अवशेष हमको मिले हैं, मतलब बहुत सारे अवशेष उस समय के हमको मिले हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी में। और इस बाद कौन सा आया नंद वंश के बाद में? मौर्य वंश। मौर्य वंश में तो मध्य प्रदेश में विशेष अवशेष मिलते हैं, क्योंकि मौर्य वंश का जो शुरुआती राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? जिसने घनानंद को पराजित करके गद्दी पे बैठा था। मध्य प्रदेश में मौर्य सत्ता 322 से 187 ईसा पूर्व के व्यापक साक्ष्य हमको मिले हैं, क्योंकि 322 में गद्दी पे बैठा था हमारा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब उस किससे काय गद्दी बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य? मगध की गद्दी पे, मगध पे। और मगध का हिस्सा क्या हुआ करता था? अवंती और चेदी सब। तो उसने जो दक्षिण की पूरी जो जवाबदारी थी वो केंद्र बन गया था अवंतिका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका बेटा बनता है बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा आता है अशोक। जब बिंदुसार राजा था तब उसने अशोक को, जो हमारा उज्जैन है, उज्जैन का गवर्नर बनाकर यहाँ पर भेजा था। किसने? बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाकर यहाँ पर भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सौराष्ट्र मतलब गुजरात का क्षेत्र है। सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में। अवंतिका हमारा वर्तमान में उज्जैन, मालवा धारमार वाला पूरा इलाका,
भी शासित थे। उज्जैन के शक राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गुजरात सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर प्रांतपति पुरगुप्त शासन करता था। ये हमारे जो वास्तव में ये रुद्रदामन जो राजा था ये गुजरात का हुआ करता था। इसने मालवा के बहुत बड़े क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था। रुद्रदमन का हमको एक अभिलेख मिलता है ना, जो जूनागढ़ अभिलेख जिसके नाम से हम जानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। यह अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, ठीक है, रुद्रदमन का अभिलेख। और समंत पसादिका के अनुसार बिंदुसार ने, समंत पसादिका किताब है, के अनुसार बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती राज्य का प्रांतपति यानी कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर बना करके भेजा था। अशोक ने 280 से 269 ईसा पूर्व यानी 11 वर्ष तक अवंती पर शासन किया। 269 ईसा में फिर अशोक ने मगध की गद्दी संभाल ली थी। बिंदुसार के बाद वो मगध का राजा बन गया था, ठीक है। जब वो यहाँ रहा 280 से 269 ईसा पूर्व में, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांचू के स्तूप का निर्माण कराया था। सांची का स्तूप, सांची कहाँ पर पड़ता है? रायसेन जिले में, पास में तो विदिशा के है पर जिला कौन सा है? रायसेन। रायसेन जिले में सांची के स्तूप निर्माण करवाया किसने? अशोक ने। इसकी खोज, ये इंपोर्टेंट है, सांची की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर ने। स्तूप बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। सांची में बहुत बड़ा स्तूप है। सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के 2 शिष्य महामोदगलायन तिस्स और सारिपुत्र सूरी की अस्थि अवशेष भी रखे हुए हैं, जो प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा के दिन दिखाए जाते हैं। महामोदगलायन तिस्स और सारिपुत्र सूरी। देखिए, फायान का नाम सुना है? फायान गुप्त काल में आएगा। चंद्रगुप्त का जो है शासन काल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आता है। कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। ये गुप्त वंश की बात कर रहे हैं, अभी आगे आएगा। के अनुसार, ये चीनी यात्री था, अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुर्जर अभिलेख, वेरी वेरी मोस्ट, ये क्या है? एक अभिलेख है। क्या है? अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख में अशोक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम क्या मिला है? देवना प्रियदर्शी। क्या लिखा है? देवना प्रियदर्शी मिला है। और अशोक का नाम अशोक भी मिलता है और देवनाम प्रियदर्शी भी मिलता है, देवना प्रियदर्शी। तो इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि गुर्जर अभिलेख कहाँ पर है? तो भाई दतिया में है। कहाँ पर है? दतिया में है। गुर्जर अभिलेख किसका है? अशोक का है। गुर्जर अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी नाम मिलता है किसका? अशोक का, ठीक है। मध्य प्रदेश के सांची, सोंग, उज्जैन, देवर कोटार में मौर्यकालीन अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल के बहुत से अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? सांची से भी मिले हैं। ये सोंग उज्जैन में है और देवर कोठार, इन सब हमें उज्जैन मिले, ये है मौर्य के अवशेष मिले हैं। अशोक के 2 अभिलेख मध्य प्रदेश के रूपनाथ, जो कहाँ पर है भैया? जबलपुर में, तथा गुर्जरा कहाँ है? दतिया में। 2 ही अभिलेख हमको मिलते हैं मध्य प्रदेश में अशोक के, एक तो रूपनाथ जबलपुर में और गुर्जरा दतिया में। जब गुर्जरा से हमको अशोक का नाम अशोक या देवना प्रियदर्शी मिलता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। आगे देखते हैं अपन। अब जब मौर्य वंश समाप्त हो जाता है मगध पर, तो कौन सा वंश आता है? शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। उस बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था जो इस बात से बहुत दुखी था कि पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैल चुका था और ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म या जो हमारा वैदिक धर्म है वो लोग उससे दूर हो गए थे। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने मगध में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम कहते हैं शुंग वंश। 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना 185 के आसपास अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके की थी।
लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने अपना जो मेन क्षेत्र बना दिया था वो मध्य प्रदेश में विदिशा बना दिया था। कहाँ बना दिया था? विदिशा। बाद में राजधानी शुंग वंश की कहाँ गई थी? विदिशा। मगध की राजधानी पहले बिहार में पाटलिपुत्र या राजगृह हुआ करती थी, है ना। तो शुंग शासक जो थे बाद में भागभद्र, पुष्यमित्र शुंग हुए, उसके बेटा अग्निमित्र हुए। अग्निमित्र की जानकारी हमें कालिदास की किताब मालविका अग्निमित्रम में मिलती है। कालिदास का एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका एक राजकुमारी है और अग्निमित्र पुष्यमित्र के पुत्र हैं। उन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। शुंग शासक भागभद्र जो थे बाद में हुए होंगे ने के शासन काल में तक्षशिला के शासक एंटियाकिरस के राजदूत हेलियोडेरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना वेशनगर यानी विदिशा में की थी। अब थोड़ी समझ लीजिए, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। देखिए भाई, भारत में जब सिकंदर आया था, भारत के उत्तर पश्चिम में इस इलाके में जब सिकंदर आया था, सिकंदर ने बहुत सा क्षेत्र जीता था। सिकंदर तो वापस चला गया था 326 ईसा पूर्व में वापस चला गया था, लेकिन उसके जो वंशज थे वो यहाँ पर रह गए थे। उसके बहुत से वंशज यानी यहाँ पर यू यूनानी बस्तियां बस गई थी, क्योंकि सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था, है ना। ये अगर मैं कहूँ आपसे, इस प्रकार से हमारा ये भारत है, ठीक है। तो ये इस इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जब ये सिकंदर ने आक्रमण किया था तब यहाँ पर नंद वंश था। कौन सा था? नंद वंश। सिकंदर वापस चला गया, फिर यहाँ पर वंश कौन सा आ गया था? मौर्य वंश। कौन सा आ गया था? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के समय यहाँ पर इस इलाके का जो राज्य था वो सेल्यूकस के पास था। किसके पास था? सेल्यूकस के पास। सेल्यूकस कौन था? ये वंश शासक था। फिर मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार हुआ, अशोक हुआ। अशोक के समय ये इनका राज्य बहुत छोटा सा रह गया था, पर थे तो सही है। पर जब मौर्य वंश समाप्त हो गया तो कौन सा वंश आ गया? शुंग वंश। उस शुंग वंश के राजा कहाँ आ गए थे? विदिशा आ गए थे। तो यहाँ पर जो राजा था उसका नाम था एंटियाकिरस। क्या नाम था? अभी एंटियाकिरस कौन है? यवन शासक है। कौन शासक है? यवन। इस देखो, यवन भी कह दूं मैं या यूनानी भी कह दूं मैं, बात एक ही है। यवन यूनानी, या इन्हें हिंद यूनानी भी कह देते हैं, इंडो ग्रीक भी कह देते हैं, क्योंकि ग्रीक भी उस देशी का उसी का नाम है। देखो वर्तमान में देश है, इसका नाम है ग्रीस। क्या नाम है? ग्रीस। यूरोप में ग्रीस को हम ग्रीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीक भी कहते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? यूनान है। यहाँ के निवासियों को हम यवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यवन भी। चूंकि ये इंडिया में रहते थे इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक। क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक। या हिंद यूनानी। क्या कह सकते हैं? हिंद यूनानी। ये सब बात एक ही है। तो हिंद यूनानी शासक था जिसका नाम था एंटियाकिरस। उसने अपना एक दूत भेजा था कहाँ पर? विदिशा। विदिशा भेजा था किसके पास? पुष्यमित्र शुंग का एक वंशज था राजा उस समय, भागभद्र। एंटियाकिरस ने जो अपना राजदूत भेजा था उसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था? क्या नाम था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जब भागभद्र के पास आया तो भागभद्र के पास आकर के उसने जो है एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की विदिशा में, जो भगवान विष्णु की सम्मान में लगाया गया, क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। एक खम्बा बनाया इसके, इसे आज भी विदिशा के आसपास के लोग खाम बाबा के नाम से जानते हैं। खाम बाबा कहते हैं उसे, ठीक है। वो पूजा करते हैं लोग, ठीक है। तो ये गरुड़ स्तंभ किसने बनाया? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस कौन था? यूनानी राजा एंटियाकिरस का दूत था, और जिसकी राजधानी जो है राजा भागभद्र के दरबार में आया था। भागभद्र कौन था? शुंग वंश का राजा। शुंग वंश के राजा भागभद्र के शासन काल में एंटियाकिरस का राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। वेरी मोस्ट, ये हजारों बार क्वेश्चन बना है। इसी शुंग वंश का राजा था कौन? अग्निमित्र। तो उसी की कहानी है मालविका अग्निमित्र एवं धनदेव के अयोध्या लेख से पुष्यमित्र शुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। मालविका अग्निमित्र पुस्तक किसकी है? कालिदास की। और धनदेव ने एक लेख लिखा है अयोध्या लेख, में जानकारी मिलती है कि जो शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग, उसने 2 बार क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। घोड़े को पूछ के छोड़ देते हैं,
है ना। और ये अश्वमेध यज्ञ उसने करवाया था, ये जानकारी हमें मिलती है। मालविका अग्निमित्र से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग व अग्निमित्र विदिशा भेलसा के राज्यपाल था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का क्या था, राज्यपाल था। ठीक है। पुष्यमित्र का पुरोहित कौन था, पतंजलि। ये भी प्रश्न बनेगा, पतंजलि जो योग वगैरह दर्शन दिया है, ये भी मिलता जानकारी। पतंजलि ने ही उससे 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पतंजलि ने ही उस पुष्यमित्र शुंग से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। यह प्रश्न बनेगा कि जो है पुष्यमित्र शुंग के जो है पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि थे। पतंजलि जन्म मालवा स्थित गोनर्द में हुआ था। मालवा में एक जगह है गोनर्द में, किसका जन्म हुआ था, महर्षि पतंजलि का। पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उन्होंने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। गोनर्द उज्जैन और विदिशा के मध्य में स्थित है। गोनर्द जो है वो उज्जैन और विदिशा के बीच में। शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी व सांची स्तूप के तोरण द्वार बहरी मुष्ट क्या बनवाए थे, तो वो सांची स्तूप बनवाया था अशोक ने, पर उसके बाहर जो गेट बने हुए हैं वो किसने बनवाए थे, तोरण द्वार पुष्यमित्र शुंग ने बनवाए थे। ठीक है। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग ने एक स्तूप और बनवाया था सतना का, सतना का भरहूत स्तूप। कौन सा, बरहूत स्तूप। ये किसने बनवाया था, ये भी बनवाया था हमारा पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ये भी हमारा पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ठीक है, ये याद रख लेना। सांची स्तूप के तोरण द्वार और सतना का बरहूत स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। हालांकि पुष्यमित्र शुंग को जो है हमने ये कहा है कि बौद्ध धर्म का विरोधी था, बौद्ध धर्म का विरोधी था, फिर भी इसने जो है ये स्तूप बनवाए, तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा अपवाद है, पर इतिहास में ऐसा हमको सोच जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में आ जाता है सातवाहन वंश। इसको कल पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा गड्ढे हो जाएगा आपको मटेरियल। मैंने आपको बहुत सी स्लाइड पढ़ा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पढ़ लिया मैंने, 36 तक। ये स्लाइड, ये PDF तो डाल दी ना ग्रुप में, डली है नहीं डली, चलो मैं डाल दूंगा भैया। सातवाहन वंश, फिर इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश, ये अपन कल इसको कंप्लीट करेंगे। कल अपन इसे प्राचीन भारतीय मध्यकाल का, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास समाप्त समाप्त हो जाएगा कल। परसों पढ़ेंगे फिर मध्यकालीन इतिहास।